हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार आपको +2 का राजनीतिक विज्ञान का जो बुक करवा रहा था, जो भाग ब, उसके अंदर हमने पढ़ा था भारतीय संविधान की विशेषताएं, और उसके अंदर हमने 20 प्रकार की विशेषताएं भी की थी, और हमने जो प्रस्तावना थी उसको भी हमने डिटेल से पढ़ा था। अभी प्रस्तावना में क्या क्या लिखित है और प्रस्तावना में जो शब्द लिखित है वो उसका अर्थ क्या है, और साथ में यही पढ़ा था संविधान जो प्रस्तावना है उसमें कितनी बार चेंज और बदलाव हो चुका है, संशोधन हो चुका है, एक बार हो चुका है। 42वां संविधान संशोधन 1976, 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है, हमारा लेसन आता है, वो आता है उसके अंदर आप पढ़ोगे मौलिक अधिकार। इसके अंदर एक तो आपको पढ़ना होगा मौलिक अधिकार, एक पढ़ोगे आप नीति निर्देशक तत्व, और एक आप इसमें पढ़ोगे मूल कर्तव्य। यदि आपको याद हो तो हमने जब भारतीय संविधान की विशेषताएं की थी उसके अंदर एक विशेषता ये भी थी। उसके अंदर हमने मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा था, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ा था, और मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ा था। और इसी कारण आपको याद हो तो मैंने एक बात कही थी आपको, जब भारतीय संविधान की विशेषताएं शुरू की थी मैंने कहा था सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन आपका यही है, क्योंकि भारतीय संविधान की विशेषता के अंदर ही हमने प्रस्तावना पढ़ी थी, तो प्रस्तावना भी हमने पढ़ी। हमने भारतीय संविधान की विशेषता में मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य पढ़े थे, तो वो भी हम पढ़ रहे हैं। यानी कहने का मतलब जो विशेषताएं होती है ना, वो पूरे संविधान का निचोड़ होता है। पूरे संविधान के अंदर क्या लिखित है, कौन से उद्देश्य लिखित है, क्या बातें आती हैं, उनका क्या अर्थ है, वो विशेषता में कंप्लीट हो जाता है। तो आपने विशेषता पढ़ ली, इसका मतलब आपको लगभग भारतीय संविधान याद हो चुका है क्या है भारतीय संविधान। अब आगे हम जैसे प्रस्तावना को डिटेल से किया था, इसी प्रकार हम मौलिक अधिकार, नीति तत्व और मूल कर्तव्य को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और ये आपकी कम से कम 4-5 क्लास वीडियो के अंदर क्या होगी, ये लेसन कंप्लीट होगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा है और साथ में समझने वाला भी है। तो ध्यान से देखना, बढ़िया तरीके से स्टार्टिंग से समझना शुरू करना आप, और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हर चीज़ को, पर्सन को समझते हुए, हर शब्द को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। जो मौलिक अधिकार है वो क्या है, सबसे पहले मौलिक अधिकारों का अर्थ पढ़ते हैं, मीनिंग पढ़ते हैं। अभी मौलिक अधिकार क्या होते हैं, ध्यान से सुनो। देखो, इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको। एक तो होते हैं मानव अधिकार और एक होते हैं मौलिक अधिकार। देखिए, जैसे जब पिक्चर शुरू होती है ना, उससे पहले थोड़ा बहुत ट्रेलर आता है। इसी प्रकार ये लेसन शुरू करने से पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ट्रेलर पढ़ते हैं। उसके बाद ताकि हम लेसन शुरू करें तो हमें हर चीज़ का पता चलता रहे। भी हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं तो उसका अर्थ क्या है, क्या चीज़ पढ़ रहे हैं हम। और जब भी आप पूरा लेसन पढ़ोगे तो आपको ये उसका नाम नहीं भूलना। आपको लेसन का देखो, कई बार क्या होता है, कोई पढ़ाते हैं ना, कोई और मतलब कुछ करवाते हैं, हम सीधा लेसन हम पढ़ते हैं, हम सीधा लेसन से शुरू कर देते हैं, लेसन का नाम पढ़ते नहीं है। जब भी हम कोई प्रश्न उत्तर याद करते हैं सिर्फ उत्तर को ही पढ़ते हैं, प्रश्न को पढ़ते नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब आप लेसन का नाम, उस टॉपिक का नाम, और अगर प्रश्न आपके याद हो जाए तो 50% तो आपको उत्तर ही याद हो जाएगा। आपको इतना प्रश्न उत्तर रटने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो आगे पढ़ने से पहले सिर्फ इनके नाम के बारे में जानते हैं, उनका नाम मौलिक अधिकारी क्यों पड़ा, कुछ और क्यों नहीं कहा। तो ध्यान से सुनो। देखो, मानव अधिकार वो होते हैं जो क्षेत्र विशेष में बंधे हुए नहीं होते, क्षेत्र विशेष में बंधे हुए नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं भी भारत में सिर्फ मानव अधिकार हो, अमेरिका में न हो, अमेरिका में हो, चीन में न हो। इसका मतलब मानव अधिकार सबके समान होते हैं, क्योंकि प्रत्येक मानव क्या होता है, गर्भ में आता है, उसके बाद जन्म लेता है। हर देश में यही तो होता है। प्रत्येक देश में मानव जन्म से शुरू करते, जन्म लेने के बाद धीरे धीरे अपना विकास करता है, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। उम्र पूरी होने के बाद जब वो बड़ा मतलब पूरा बूढ़ा हो जाता है। तो कहने का मतलब है, जन्म का अधिकार होते हैं, जन्म से जो अधिकार मिलते हैं वो मानव अधिकार होते हैं, क्षेत्र विशेष में नहीं बंधे होते। हर स्थान पर यही होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन मौलिक अधिकार वो होते हैं जो प्रत्येक देश के लिए अलग अलग होते हैं, देश के आधार पर होते हैं। भारत के अंदर अलग प्रकार के दे रखे हैं, अमेरिका में अलग प्रकार के दे रखे हैं। है मौलिक अधिकार सेम ही, लेकिन कहीं ज़्यादा दे रखे हैं, कहीं कम दे रखे हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्र विशेष या देश में बंधे हुए होते हैं, ध्यान रखना, बंधे हुए होते हैं। पहली बात तो ये होगी, मानव अधिकार वो होते हैं सबको समान होते हैं।
क्षेत्र विशेष में कोई देश विशेष पर कोई विशेष अधिकार नहीं होता उनका भी, ठीक है जी हमारे पास या दूसरे देश के पास है ही नहीं, ऐसा कुछ भी मैटर नहीं है, ठीक है। लेकिन मौलिक अधिकार वो होते हैं देश विशेष के अंदर उनके क्षेत्र उसकी देश की सीमा में बंधे हुए होते हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकार वो होते हैं जो देश, वो मानव अधिकार, देखो मानव अधिकार सबके समान होते हैं, अब सुनो बात, वो मानव अधिकार जो देश के संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं, देश के संविधान द्वारा एक व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए प्रदान किए जाते हैं, किए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? मौलिक अधिकार कहते हैं। एक देश होता है वो अपने व्यक्तियों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक हर प्रकार से, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर प्रकार से विकास करने के लिए अपने संविधान द्वारा प्रदान करता है, यानी संविधान में लिखित होता है, वो संविधान में उल्लेखित होता है, संविधान द्वारा जो प्रदान किए जाते हैं वो मौलिक अधिकार होते हैं विकास के लिए। इसका मतलब ये सब मानव के लिए आवश्यक, अति आवश्यक होते हैं, अति आवश्यक होते हैं। ये अधिकार मिलने आवश्यक होते हैं, तभी तो एक मानव क्या कर सकता है, स्वतंत्र रूप से अपना विकास कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है, देश का विकास हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको मौलिक अधिकारों के बारे में यही पता होना चाहिए, ठीक है। मौलिक अधिकार बहुत है हमारे पास, मानव अधिकार बहुत है, लेकिन मौलिक अधिकार वो होते हैं जो संविधान के द्वारा एक व्यक्ति के विकास के लिए दिए जाते हैं, उनके संपूर्ण विकास के लिए उनको प्रदान किए जाते हैं, वो मौलिक अधिकार होते हैं। और ये संविधान के अंदर उल्लेखित होते हैं, कैसे होते हैं वो पढ़ेंगे हम। संविधान के अंदर उल्लेखित होते हैं, इसी कारण इनको क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। मूल है, ये बेस है, इसके बिना एक व्यक्ति अपना विकास कर ही नहीं सकता, इसी कारण इनको क्या कहा गया है? बेस कहा गया है, इनको मूल कहा गया है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार। अब इसके अंदर पढ़ते हैं भारत में संविधान में काम उल्लेखित है, उसकी बात करते हैं हम। देखो भारत के संविधान में भाग 3, भारत के संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकारों को उल्लेखित किया गया है। टोटल भाग है हमारे वो 22 भाग है, तो 22 भाग 3 में उल्लेखित किया गया है। और इसके लिए जो आर्टिकल रखा गया है वो 12 से लेकर 35 तक इसके अंदर अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए भी जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, और इसके लिए जो अनुच्छेद, जो आर्टिकल रखा गया है वो क्या रखा गया है? 12 से 35 तक के आर्टिकल रखे गए हैं। इसका मतलब 12 से लेकर 35 तक जो आर्टिकल पढ़ते हो वो आप मौलिक अधिकारों से संबंधित आर्टिकल या अनुच्छेद पढ़ते हो, ठीक है। और भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए, इसी कारण भाग 3 को ध्यान रखना मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। इसको मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले 1215 में, ये वैसे आपको नॉर्मल जानकारी के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो भी मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के राजा ने 1215 में अपने मजदूरों को कुछ अधिकार दिए थे, अपने मजदूरों को, जो उनके सदस्य थे उनको कुछ अधिकार दिए थे, और जो दस्तावेज था उस टाइम उनको क्या कहा जाता था? मैग्ना कार्टा। और यहाँ पर भी भाग 3 में अधिकार है, इसी कारण भाग 3 को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये कुछ प्रश्न है जो आपको साथ साथ में करने हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और जहाँ पर मूल अधिकार दिए होते हैं उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, इसी कारण भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और आर्टिकल 12 से 35 तक आप क्या पढ़ोगे? मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ने वाले हो, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं इसका अर्थ हो गया। अब इसकी हम पढ़ते हैं विशेषता, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। हम फर्स्ट बात करें, इसमें कह सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा प्रदान करता है। ध्यान रखना, मौलिक अधिकार हमें सुरक्षा प्रदान करता है, हमारी सुरक्षा करता है मौलिक अधिकार। किससे? व्यवस्थापिका संसद के कानून से हमारी सुरक्षा करता है, जो कार्यपालिका होती है उनसे हमारी सुरक्षा करता है, यहाँ की संस्थाएं, यहाँ के व्यक्ति सबसे हमारी सुरक्षा करता है। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकारों की जो सुरक्षा करती है वो खुद न्यायपालिका करती है। ध्यान रखना, यानी इनकी सुरक्षा करने का अधिकार है वो खुद न्यायपालिका को है, न्यायपालिका को सौंपा गया है।
यानी यदि हमारे मौलिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं, समानता का, स्वतंत्रता का, 6 प्रकार के जो अधिकार दिए गए हैं, यदि उनका कोई अतिक्रमण करता है या उनको कोई छीनता है, या जैसे मेरे मौलिक अधिकार है, बोलने का अधिकार है, यदि मेरे पर कोई दबाव बनाता है, उसको हम छीनता है, उस पर किसी ने अतिक्रमण करता है या मेरा विरोध करता है, तो इसी स्थिति में मैं सीधे न्यायपालिका में जा सकता हूँ और मौलिक अधिकार में प्राप्त कर सकता हूँ। यानी कि इसी कारण ये प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। यानी यदि कोई व्यवस्थापिका ऐसा कानून बनाती हो, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार व्यवस्थापिका के पास है, जो इन मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है, क्या कर रहा है, अतिक्रमण, तो ऐसी स्थिति में हम सीधे न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर रिट दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हैं और हमें वो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमारी सुरक्षा करता है और हमें मौलिक अधिकार दिलाता है। ठीक है, इसी कारण हम कह सकते हैं ये प्रत्येक व्यक्ति की क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। सेकंड इसकी बात करें हम, शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक। देखो स्वेच्छाचारिता क्या होती है, इस शब्द को समझो। अरे स्वेच्छाचारिता वो होती है जो अपनी इच्छा से काम करने लग जाए, तानाशाही हो जाए, यानी वो किसी की बात माने ही नहीं। कार्यपालिका क्या कर सकती है, कार्यपालिका को जब सरकार क्या करती है, प्रशासन करती है ना, सरकार प्रशासन करती है, और सरकार वो बनाता है जिसके पास बहुमत होता है, और अगर सरकार को बहुमत मिल जाए तो वो क्या करने लग जाएगी, अपनी इच्छा से काम करने लग जाएगी, क्योंकि उसको कोई हटा तो सकता नहीं, क्योंकि उसके पास बहुमत है। तो ऐसी स्थिति से सुरक्षा प्रदान करता है हमें मौलिक अधिकार, क्योंकि अगर कार्यपालिका अपनी इच्छा से ऐसे डिसीजन लेने लग जाए, ऐसे निर्णय करने लग जाए जिससे हमारे मौलिक अधिकारों को नुकसान हो रहा है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, उस पर रोक लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मौलिक अधिकारों का नुकसान हो रहा है तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, न्यायपालिका के पास चले जाएंगे और हम अपने अधिकारों की डिमांड कर सकते हैं, और हमारे अधिकारों के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। कार्यपालिका अपने काम को रोक देगी लेकिन हमारे मौलिक अधिकारों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसी कारण बोलते हैं हम शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक, यानी शासन अपनी इच्छा से, अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर सकता, तानाशाही नहीं हो सकता। वो ऐसा मतलब नहीं वो तानाशाही हो जाए, अपनी इच्छा से निर्णय लेने लग जाए, जनता को नुकसान पहुंचाने लग जाए, जनता के मौलिक अधिकारों का हनन करने लग जाए, ऐसी स्थिति वो कभी नहीं कर सकता। इसका मतलब उसकी स्वेच्छाचारिता पर जो रोक लगाता है वो कौन लगाता है, मौलिक अधिकार ही लगाता है। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार की जो सुरक्षा करती है वो खुद न्यायपालिका करती है, और हमारे मौलिक अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो संविधान के द्वारा प्रदान किए गए, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं किए गए। अगर वास्तव में केंद्र या व्यक्ति हमें प्रदान करता फिर तो वापस ले लेता, लेकिन ये स्थिति हमें संविधान से मिली है और संविधान का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, यानी संविधान के विरुद्ध नहीं चला जा सकता। तो इसकी सेकंड विशेषता ये है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें हम, इसकी विशेषता जो सबसे बढ़िया है वो है न्यायिक। इसका मतलब जो मौलिक अधिकार है ना वो न्यायिक है, न्याय योग्य है, न्यायिक है, या आप कह सकते हो न्याय योग्य है। कैसे है, क्यों है? क्योंकि यदि हमारे मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है, उसको कोई नुकसान पहुंचाता है, तो हम सीधे कहाँ जा सकते हैं, न्यायपालिका में जा सकते हैं, जुडिशरी में जा सकते हैं, और न्यायपालिका में जाके हम न्याय प्रदान या न्याय प्राप्त कर सकते हैं। यदि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, यदि कोई देश की कोई संस्था है, चाहे आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कोई संस्था है, कोई व्यक्ति है जो हमारे मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचा रहा हो, मौलिक अधिकारों को छीन रहा हो, तो हम सीधे यहाँ न्यायपालिका में जाकर न्याय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये न्याय योग्य होते हैं। क्या होते हैं? न्याय योग्य होते हैं, यानी इसको हम न्यायपालिका में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। नीति जैसे तत्व नहीं होते, आप पढ़ोगे नेक्स्ट टॉपिक नीति जैसे तत्व, वो न्याय योग्य नहीं होते, लेकिन ये न्याय योग्य है, इनकी प्रवृत्ति है वो न्यायिक है, इसका नेचर न्यायिक है।
यानी इनको प्राप्त करने के लिए हम न्यायपालिका में जा सकते हैं। इसी कारण इनको बोलते हैं न्यायिक योग्य या न्याय योग्य। समझ गए, ये है न्यायिक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। लोकतंत्र के आधार स्तंभ। ये लोकतंत्र के आधार स्तंभ होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र वो होता है जनता का तंत्र होता है, और हम ये प्रस्तावना में पढ़ चुके हैं। प्रस्तावना में लिखा था ना लोकतांत्रिक गणराज्य है, उसके अंदर लोकतंत्र का मैंने अर्थ बताया था, अगर आपको याद हो तो। और कौन से में बताया था? उद्देश्यात्मक जो भाग पढ़ा था उसमें बताया था, यानी जो उद्देश्य है प्रस्तावना में लिखित। तो लोकतंत्र के आधार स्तंभ है, यानी जनता के तंत्र है। इसका मतलब ये मौलिक अधिकार मिलते किसको है? जनता को तो मिलते हैं। हमारा यहाँ पर जनता का तंत्र है, जनता के द्वारा ही सब कुछ संचालित है। क्यों? क्योंकि संविधान में स्पष्ट रूप से हम भारत के लोग, प्रस्तावना में बात लिखित है। इसका मतलब शक्ति का स्रोत कौन है? जनता। सर्वोच्च कौन है? जनता। और संविधान का स्रोत कौन है? जनता। उसको बनाने वाली कौन है? जनता। उसको लागू करने वाली भी जनता है। और ये मौलिक अधिकार भी जनता को मिलते हैं। इसी कारण यानी जहाँ पर लोकतंत्र होता है वहाँ पर मौलिक अधिकार होता है। अगर मौलिक अधिकार न होना, मौलिक अधिकार न हो तो लोकतंत्र भी नहीं हो सकता, लोकतंत्र भी मजबूत नहीं हो सकता, लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब इसका बेस है, आधार है, उसका आधार स्तंभ है, उसके बिना लोकतंत्र को नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, तो इसकी ये विशेषता आपकी 4 नंबर की होगी। लोकतंत्र के ये आधार स्तंभ है, यानी आधार है, बेस है, लोकतंत्र इसके बिना नहीं चल सकता। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी विशेषता की। आप कह सकते हो समानता का आधार। अरे जो मौलिक अधिकार है वो समानता का आधार है। क्यों आधार है? क्योंकि मौलिक अधिकार वो होते हैं जो पूरे देश की जनता को समान रूप से प्राप्त होते हैं। पूरे देश की जनता को समान रूप से प्राप्त होते हैं, यानी ये समानता की बात करता है। ऐसा नहीं आपको अलग प्रकार से मौलिक अधिकार मिले, मेरे को अलग मिले, किसी धर्म को अलग मिले, किसी जाति भाषा वाले व्यक्ति को अलग मिले, कोई क्षेत्र की बात हो, किसी राज्य में ज़्यादा मिल रहे हैं, किसी राज्य में कम मिल रहे हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं है। सभी को क्या मिले हुए हैं? समान रूप से प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त है, और प्रत्येक व्यक्ति इनको प्राप्त करने के लिए न्यायपालिका में जा सकता है बिना किसी भेदभाव के। और न्यायपालिका प्रत्येक व्यक्ति को क्या देती है? न्याय प्रदान करती है, उनको मौलिक अधिकार दिलाती है। इसी कारण कह सकते हैं समानता का आधार है। यानी क्यों? क्योंकि सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता। यानी इन्हीं मौलिक अधिकारों से तो पूरे देश में समानता दिखाई देती है। क्योंकि चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, किसी धर्म के हो, किसी जाति से हो, किसी से हो, जितने मौलिक अधिकार मेरे को मिले हैं उतने मौलिक अधिकार आपको भी मिले हुए हैं। इसका मतलब ये पूरे देश में समानता का आधार है। ठीक है, तो ये आपकी विशेषताएं कंप्लीट होगी। ये तो सिर्फ हम मौलिक अधिकार की विशेषता पढ़ रहे थे। अब बात आती है भारत की। भारत में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो किस प्रकार दिए गए हैं। अब हम सिर्फ भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले तो हमने मौलिक अधिकार का अर्थ पढ़ा था, ये तो पूरे देश में ही लागू होता है। मौलिक अधिकार की विशेषता ये पूरे देश में ही लागू होती है। सभी पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर मौलिक अधिकार की यही विशेषता है। क्योंकि मौलिक अधिकार होते हैं वो न्यायिक होते हैं, न्यायपालिका में जा सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होते हैं। अब भारत की बात करें, इससे पहले हम थोड़े बहुत इसके इतिहास को जान लेते हैं, मौलिक अधिकारों के इतिहास को जान लेते हैं। देखो, एक शब्द आता है मूल। मैं जहाँ पर भी मूल संविधान लिखूंगा तब आप एक बात ध्यान रखना, मैं 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 जब संविधान बना था, यानी तब की बात कर रहा हूँ मैं। यानी जब संविधान स्टार्टिंग रूप से लागू हुआ था उस टाइम की बात हो रही है, वो होता है मूल। तो मैं कहूँ जी, मूल संविधान में हमें जो मौलिक अधिकार मिले हुए थे वो आप बता सकते हो जी। मौलिक अधिकार टोटल 7 अधिकार थे हमारे पास। कितने अधिकार थे? 7 अधिकार। प्रश्न का देखो, अगर आपसे पूछे मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे तो आप क्या कहोगे? 7। यदि आपसे पूछे वर्तमान संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं तो आप कहोगे जी 6।
पर्सन अलग अलग है। देखो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये मान के चलो आपके साथ में कहीं कंपटीशन की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि एग्जाम में पर्सन पूछे जाते हैं। आप +2 के बाद BSTC करोगे या कोई और एग्जाम दोगे पुलिस का या कोई भी किसी प्रकार का, तो आपको बहुत काम आने वाली चीज़ है ये। यानी आपको मैं कोचिंग की तरह पढ़ा रहा हूँ, साथ में तो हमारा सिलेबस हो रहा है, साथ में हमारा पर्सन भी हो रहे हैं, और साथ में हम कुछ मतलब एक्स्ट्रा तैयारी भी कर रहे हैं ताकि हमें पता होना चाहिए। एक बढ़िया देखो ये चीज़ हमारे सिलेबस में है, एक्स्ट्रा नहीं करवा रहा कुछ भी आपको, सब कुछ सिलेबस में है, लेकिन हम इसको कोचिंग टाइप से कर रहे हैं ताकि लाइन टू लाइन हमें क्या हो, हर पर्सन को याद होना चाहिए। तो मूल संविधान के अंदर कितने मौलिक अधिकार थे? आप कहोगे जी 7। और वर्तमान संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? आप आंसर दोगे जी 6। तो एक अधिकार कौन सा था? एक अधिकार था हमारा संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। देखो हुआ क्या, इस संपत्ति के अधिकार के कारण भारत के विकास में बहुत रुकावटें पैदा होने लगी। क्यों? क्योंकि सरकार विकास करना चाहती थी, कहीं नहर निकाल रही है, कहीं पर लाइनें, कहीं पर लाइट, यानी विकास तो करेगी सरकार। और विकास करने के लिए उसको क्या चाहिए? संपत्ति चाहिए, टैक्स वगैरह लगाना है, और वो टैक्स बढ़ा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जब तक ये मौलिक अधिकार रहेगा तब तक तो सरकार कुछ कर ही नहीं सकती। मान लो लाइन बिछी जा रही है और वो लाइन हमारे खेत के अंदर से निकल रही है, अगर वो मौलिक अधिकार होता फिर तो हम नहीं निकलने देते। अगर कोई धक्के से निकाल रही है तो हम न्यायपालिका जाके उसको बंद करवा देते। तो सरकार का विकास नहीं हो रहा था। सरकार कह रही थी कैसे विकास करें, मौलिक अधिकारों को के अंदर ये संपत्ति का अधिकार मिल गया, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? 44वां संविधान संशोधन हुआ। ध्यान रखना कौन सा? 44वां संविधान संशोधन। और 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, ये लाइन याद रखना। और ये हुआ था मोरारजी देसाई के काल में। मोरारजी देसाई उस टाइम क्या थे? PM थे, प्रधानमंत्री थे, जनता पार्टी से संबंधित, जनता पार्टी। और इनके बारे में मैं थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। मोरारजी देसाई वो प्रथम प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी थे। इसका मतलब मोरारजी देसाई से पहले जितने ही प्रधानमंत्री बने थे, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, इंदिरा गांधी थी, वो टोटल कांग्रेसी थे। लेकिन ये वो थे जो प्रथम गैर कांग्रेसी थे, यानी ये कांग्रेस से नहीं थे। प्रथम वैसे नहीं थे, प्रथम तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, लेकिन प्रथम गैर कांग्रेसी, वो तो कांग्रेसी थे, ये गैर कांग्रेसी यानी कांग्रेसी नहीं थे। ठीक है, तो इनके काल में 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ था और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से निकाल दिया गया। पहले तो कितने थे? 7, अब इनको निकाल दिया तो कितने रह गए? 6। और जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार? कानूनी अधिकार। और उसको रख दिया गया आर्टिकल 300A में। अब देख लो, मैंने मौलिक अधिकारों को जो आपको आर्टिकल बताए थे वो 12 से 35 बताए थे ना। कितने थे? 12 से 35। ये 300A आता है कि इनके मध्य? नहीं आता। इसका मतलब ये कानूनी अधिकार क्या बन चुका है? कानूनी अधिकार है बन चुका है। पहले तो ये आर्टिकल 31 में था, आर्टिकल 31 बीच में आता है ना, इसका मतलब ये पहले मौलिक अधिकार था आर्टिकल 31 के तहत। अब इसको हटाकर 300A के तहत इसको क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसका मतलब ध्यान रखना, संपत्ति का जो अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि कानूनी अधिकार है। तो पहले इसके तहत 7 मौलिक अधिकार थे, अब वर्तमान में वो कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ये बात हुई। अब हम ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों में पढ़ते हैं, कौन कौन से हैं। देखो आपको मैं जैसे करवा रहा हूँ वैसे क्रम से ही पढ़ना, आपको क्रम नहीं छोड़ना, ये ध्यान रखना बात। क्रम छोड़ गए तो आगे पीछे हो गया ना तो फिर याद नहीं होगा। क्रम से ही चलेंगे, सिस्टम से ही चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। कोई हमें जल्दबाजी नहीं है, प्रत्येक चीज़ को हम समझते हुए चलेंगे। देखो कैसे, मैंने कहा था वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान में कितने अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। सबसे पहले मौलिक अधिकारों को लिख देता हूँ। देखो जो हमारा पहला मौलिक अधिकार है वो है समानता का मौलिक अधिकार, यानी समानता का अधिकार। जो दूसरा है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। जो में तीसरा प्राप्त है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद नेक्स्ट आगे
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम 5 नंबर का, तो वो है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। अगर उसके बाद फिर नेक्स्ट बात करूं मैं, तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे पहले तो इनका क्रम याद करना है आपको। ये 6 मौलिक अधिकार है, मैं पहले बता चुका हूँ, वर्तमान में 6, तो 6 के 6 याद करने हैं। कैसे याद करने हैं थोड़ी बहुत मैं आपको एक कोशिश करता हूँ एक ट्रिक के द्वारा, अगर आपको समझ आ जाए तो। देखो एक छोटी बच्ची होती है, जब उनका जन्म होता है, और ध्यान रखना छोटे बच्चे होते हैं वो हमेशा समान होते हैं, भेदभाव होता है कोई भेद नहीं होता, बच्ची या बच्चा सब बराबर होते हैं। छोटे बच्चे हम पड़ोसियों के आ जाते हैं तो ये कहते हैं बच्चा है, यानी उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता हमारा। इसका मतलब सबसे पहले शुरू होता है समानता का अधिकार, क्योंकि वो छोटा होता है, बच्चा होता है तो समान रहता है। लेकिन जैसे ही वो बड़ा हो जाता है, युवा हो जाता है, 17-18 वर्ष का होता है, तो कभी देख लेना वो क्या चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है, अपने माता पिता से स्वतंत्रता चाहता है। मैं बाहर घूम कर आऊँ, अपने दोस्तों के साथ घूमूँ, या मैं कुछ और काम करूँ, कभी वो किसी के अधीन रहना ही नहीं चाहता। आप देख लो जब युवावस्था पढ़ते हो उसके अंदर हमेशा व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, ठीक है। तो पहले तो छोटे होते हैं समानता होती है, और जैसे ही बड़े होते हैं वैसे हम स्वतंत्रता की मांग करते हैं, यानी दूसरा अधिकार कौन सा है, स्वतंत्रता का। और जब उस लड़की का बच्ची की शादी हो जाती है 22-23 की उम्र में, उस समय क्या होता है, क्योंकि अपने पीर पक्ष के अंदर तो क्या होता है, बढ़िया मज़े होते हैं, कोई काम नहीं करना होता। लेकिन जैसे ही वो ससुराल जाती है तो उनका कितना काम हो जाता है, एकदम काम का लोड हो जाता है, इसका मतलब शोषण होना शुरू हो जाता है। तो थर्ड आपका कौन सा है, शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट करें, जैसे ही उसका शोषण होना शुरू होता है फिर वो पूजा पाठ करने लग जाती है, भगवान को याद करने लग जाती है, हे मालिक इस शोषण से छुटकारा दे रहा हूँ, मेरा भी मेरे को कुछ ना कुछ मतलब जो शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इतना काम किया जा रहा है, हे भगवान मेरा छुटकारा पाओ। यानी वो धर्म के प्रति, भगवान के प्रति अधिक आकर्षित होने लग जाती है। इसका मतलब उसके बाद आता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। और जब वो 29-30 वर्ष की लगभग हो जाती है तब उसको शिक्षा मिल जाती है, अभी इससे छुटकारा नहीं मिलने वाला, अगर ससुराल में हो तो काम तो करना ही पड़ेगा, ये शिक्षा उसके दिमाग में आ जाती है, यानी संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। और लास्ट वाला आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। ये तो लास्ट वाला तो आपको है इंपॉर्टेंट, अलग है, वो तो अलग करेंगे ना, बड़ा तो वैसे ही समझा जाएगा। यानी क्रम आपको याद रखना है। क्रम हो गया, जब वो छोटा होता है समानता होती है, फिर वो स्वतंत्रता, उसके बाद उसका शोषण, शादी के बाद, उसके बाद धार्मिक यानी धर्म के प्रति आकर्षित होना, फिर शिक्षा, फिर संवैधानिक विचारों का अधिकार। कहने का मतलब अगर इनका एक ट्रिक के द्वारा अगर आप याद करोगे तो इस क्रम आपको नहीं भूलना, क्रम आपको ये रखना है। अगर क्रम आपको रह गया याद ना, तो आप आर्टिकल भी बहुत बढ़िया तरीके से याद कर लोगे। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है इनको लिखने का, और इनको हमने ट्रिक के द्वारा भी क्या किया, याद कर लिया है, ताकि कंफ्यूज ना हो, क्रम हमें याद हो जाए। अब हम बात करते हैं उनके ग्रुप की, जहाँ पर ये इनके जो आर्टिकल मिलते हैं, इनकी बात करें तो समानता का अधिकार के जो आर्टिकल पढ़ोगे वो पढ़ोगे 14 से 18। दूसरा स्टेप आपका ये है। पहला स्टेप तो आपको ये लिखना है, देखो मैं याद करने की आपको तरीका बता रहा हूँ, याद ऐसे नहीं होता। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इनको लाइन से लिखना है, लिख दिया। फिर उनके ग्रुप लिखने हैं। इसका मतलब जो समानता का आपको मिलता है वो आर्टिकल 14 से 18 के मध्य जितने भी आर्टिकल है, 14, 15, 16, 17, 18, इनमें है क्या वो हम अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम इनको याद करने का तरीका देख रहे हैं ताकि हमें याद हो जाए। तो पर्सन सीधा ही पूछ ले आपसे, भैया आप मौलिक 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं उनको लिखो। छोटा प्रश्न है तो आपको ये क्रम लिखना है और इनके आर्टिकल लिखने हैं। तो समानता का अधिकार है वो 14 से 18 के मध्य जो आर्टिकल मिलता है वो समानता से संबंधित आर्टिकल प्राप्त होते हैं। सेकंड बात करें स्वतंत्रता का अधिकार, जो स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है वो 19 से लेकर 22 तक मिलता है। क्यों 18 यहाँ खत्म हो गया, 19 से 22, ये ध्यान रखना आप। दूसरा ग्रुप क्या है, 19 से 22। अगर आपसे पूछे स्वतंत्रता के अधिकार के आर्टिकल बताओ तो आप लिखोगे 19 से लेकर 22 तक जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है 19, 20, 21, 22, वो सारे के सारे किससे संबंधित है, स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित आर्टिकल है या अनुच्छेद है। अब बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार की, ये मिलता है आपका 23 व 24, यानी 2 आर्टिकल मिलते हैं इसके अंदर।
अब आपसे पूछो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो कौन से आर्टिकल में है, एक तो आर्टिकल 23 में यानी अनुच्छेद 23 में, और एक अनुच्छेद 24 के अंदर ये 2 आर्टिकल पढ़ोगे, वो आप क्या पढ़ोगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित मैटर पढ़ोगे। उसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट बात, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये पढ़ोगे आप 25 से लेकर 28 के मध्य, 25 से 28 से मध्य है, वो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता, यानी धर्म से संबंधित जो भी आपको स्वतंत्रता दी गई है धर्म से संबंधित, वो टोटल आर्टिकल है वो 25 से 28 है। ये आर्टिकल 25, 26, 27, 28 यानी 4 आर्टिकल इसमें क्या पढ़ोगे, धार्मिक स्वतंत्रता के आर्टिकल पढ़ोगे। नेक्स्ट बात करते हैं संस्कृति व शिक्षा। इसके अंदर पढ़ोगे 29 व 30, इसमें आप 2 आर्टिकल पढ़ोगे, एक तो पढ़ोगे 29 और एक पढ़ोगे 30। यानी जो संस्कृति व शिक्षा के अधिकार से संबंधित, अल्पसंख्यक से संबंधित जो आर्टिकल है वो एक तो 29 है, एक 30 है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में आप पढ़ोगे आर्टिकल 32। देखो आर्टिकल 31 क्यों नहीं आया, क्योंकि आर्टिकल 31 के बारे में बता चुका हूँ आपको मैं, ये संपत्ति का अधिकार था जिसको हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, इसको 300A आर्टिकल के तहत क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। समझ रहे हो बात, इस चीज़ को हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए आर्टिकल 31 नहीं लिखा। देखो समानता का आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार एक तो अनुच्छेद 23, एक अनुच्छेद 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार एक आर्टिकल 29, एक 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम जो सिस्टम से पढ़ने वाले हैं। अब हम फर्स्ट जो हमारा अधिकार है कौन सा था, वो था समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। फर्स्ट पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, समानता का अधिकार। उसमें आर्टिकल कितने होंगे आपके, आर्टिकल होंगे वो 14 से लेकर 18 तक, यानी 14, 15, 16, 17, 18 इतने आर्टिकल आप क्या पढ़ोगे। इतने आर्टिकल से संबंधित जितने भी आप अनुच्छेद पढ़ रहे हो, इससे ग्रुप में पढ़ रहे हो, वो सारे समानता के अधिकार से संबंधित बातें करने वाले हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैं आर्टिकल 14 की। ठीक है, 14 क्यों 14 शुरू करेंगे ना। अब चलो आप बता देता हूँ। सर आप कहते हो जी अपने जो मौलिक अधिकार लिखा था 12 से 35 लिखा था और शुरू आप 14 से कर रहे हो, ऐसा कैसे? लिखा तो 12 से 35 था जो भाग 3 में है और शुरू 14 से हो रहा है मौलिक अधिकार। जाएगा ना, तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है वो 14 से शुरू होंगे। जो बाकी आर्टिकल बचे हैं, एक तो आर्टिकल 12 और एक आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 है वो राज्य की परिभाषा से संबंधित है, राज्य की परिभाषा, यानी इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। और जो आर्टिकल 13 है इसके द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन की बात हुई है, न्यायिक पुनरावलोकन। इसका मतलब ये वो है शक्ति जो न्यायपालिका को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? न्यायपालिका को। यानी राज्य की परिभाषा देकर कह दिया है भी राज्य वो राज्य है, इसके अंदर सारी आएगी जहाँ पर राज्य द्वारा संचालित कोई संस्था है, राज्य द्वारा अनुदानित कोई संस्था है, कोई कंपनी है, सब इसके अंदर आते हैं, वो राज्य की परिभाषा में आते हैं सब। यदि वो ऐसा काम करे राज्य जिससे हमारे कानूनों का हनन हो रहा है, मान लेते हैं उसने कोई ऐसा कानून बना दिया, व्यवस्थापिका ने कोई ऐसा कानून बनाया जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है या उसका अतिक्रमण कर रहा है, तो वो क्या करेगा? न्यायपालिका के पास एक शक्ति है न्यायिक पुनरावलोकन। पुनरावलोकन होता है फिर से जांच करना, फिर से जांच करना। तो न्यायपालिका क्या करती है? उसका फिर से जांच करती है, उसकी फिर से जांच करती है। यदि न्यायपालिका को ऐसा लगे भाई जो ये कानून बना है, जो डिसीजन लिया गया है, वो हमारे संविधान का अतिक्रमण कर रहा है या मौलिक अधिकारों को किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा रहा है या उसको कम कर रहा है, तो न्यायपालिका इस शक्ति के तहत, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के तहत उस कानून को अवैध घोषित
कर सकती है, ये आर्टिकल 13 में उल्लेखित है। तो 12 से लेकर 35 थे, तो 12 में तो राज्य की परिभाषा दी गई है, 13 के अंदर न्यायिक पुनर्लोकन इस शब्द का यूज नहीं किया गया, ये अमेरिका से लिया गया है, बल्कि इसके द्वारा हम बता सकते हैं भी ये न्यायिक पुनरावलोकन के समान ही है, क्योंकि न्यायपालिका का ये अधिकार होता है, ये पावर होती है भी जो भी कानून बनाए, जो भी डिसीजन लिया गया है उसकी वो फिर से जांच कर सकती है। अगर जांच के दौरान, पुनः अवलोकन के दौरान अगर उसको लगे भी वो कानून निर्णय गलत तरीके से लिया गया है, मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो क्या कर सकती है, उस कानून को अवैध घोषित कर सकती है। तो 12-13 यहाँ आ गए और 14 यहाँ से शुरू होते हैं। तो आज हमने जितना पढ़ा, मौलिक अधिकार का अर्थ पढ़ा, हमने मौलिक अधिकार की विशेषताएं पढ़ी, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार लिखे, उनके हम ग्रुप भी लिखे, आर्टिकल लिखे। तो ये हम जो मौलिक अधिकार पढ़ेंगे समानता का, ये हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए मौलिक अधिकार के बारे में, पहले 7 थे, वर्तमान में 6 है, कैसे हटा था, 44वां संविधान संशोधन था 1978 में। तो यहाँ तक आप नोट्स बना लेना, इसको देख लेना, फिर हम कल सीधे मौलिक अधिकार में लगेंगे, समानता के मौलिक अधिकार से। थैंक यू।